बिना दवाई बिना कसरत से बीमारी ठीक हो सकती है? ऐसा कभी आपने सुना है? हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे योगाहार का प्रयोग करने से ये हो सकता है। योग शास्त्र है, आहार का भी शास्त्र है। योग शास्त्रों ने बताए हुए आहार की सिस्टम, मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम पे रहो आप, तो आप बिना दवाई बिना कसरत से आपकी सारी बीमारी ठीक कर सकते हो। तो इसके बारे में आपको हम समझाने वाले हैं। मेरा नाम राजेश पटेल है। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। नेचुरोपैथी की डॉक्टरी की मैंने पढ़ाई की है। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। और लकुलिश योगा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में है, उसका मैं सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। यानी कि मैं योगाचार्य की भूमिका भी अदा करता हूँ। तो इंजीनियरिंग, नेचुरोपैथी, फूड एंड न्यूट्रिशन और योग शास्त्र, ये सारे शास्त्रों का अभ्यास करने के बाद मैंने ये योगाहार का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसका मतलब होता है आहार का इंजीनियरिंग। आहार शरीर एक मशीन है, उसका इंजीनियरिंग समझ लो आप। उसको कैसे साफ करना है, कैसे उसका मेंटेनेंस करना है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये रख रखाव कैसे करना है बॉडी का, ये समझ लो तो आपको कोई पण बीमारी बिना दवाई बिना कसरत से आप ठीक करवा सकते हो और कर सकते हो। किसी की भी हो सकती है। तो इसमें ये पूरी सिस्टम को समझना है। ये समझने के लिए ये मेरा चार्ट है। ये चार्ट दो प्रकार का है। यहाँ ये चार्ट में दिखाया गया है शरीर की बॉडी की क्लिनजिंग कहाँ करनी है और बॉडी को खुराक कैसा देना है। तो ये बॉडी की इंटरनल क्लिनजिंग है। ये बॉडी को ज़रूरी कैलोरी वाला खुराक या उसका रिपेयरिंग मतलब मेंटेनेंस का खुराक कहाँ से मिलेगा, और शरीर को मेंटेनेंस का सामान मतलब न्यूट्रिशन देने के बाद उसका इस्तेमाल कौन करेगा, और उसका रिपेयरिंग में काम करने वाले जो कारीगर है वो कौन करेंगे, ये सारी बातें इसमें समझाई हुई है। दूसरा मेरा ये चार्ट है, उसके अंदर 8 हिस्से बताए हैं। इसमें राइट साइड से पहले 3 जो है वो शरीर की सफाई के बारे में है, दूसरे 3 जो है वो शरीर की खुराक के बारे में बताते हैं, और लास्ट 2 है जो प्रिकॉशन के लिए है, इससे संभालना है। बस ये 8 मुद्दा आप समझ लो तो आप आहार के इंजीनियर बन सकते हो और किसी भी प्रकार की बीमारी आप ठीक कर सकते हो। तो ये समझने के लिए आपको हमारे ये सीरीज में आने वाले सारे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। इसके अगो वाले वीडियो है तो भी आपको देखना है, और बाद में आने वाले सारे वीडियोस भी आपको देखना है। हर वीडियो में हम छोटी छोटी बातें आपको लॉजिक के साथ समझाएंगे, उसका आपको इस्तेमाल करना है और आप आपकी बीमारी ठीक कर सकते हो। अभी तक आपने हमारी योगाहार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करके उसको ऑन रखिए, तो जब भी हम नए कोई वीडियोस मूकेंगे तो आपको पहले उसकी जानकारी मिल जाएगी। हमारा फेसबुक का भी पेज है जिसके ऊपर भी आप लाइक कर सकते हो, और हम फेसबुक के ऊपर भी अलग अलग टॉपिक के ऊपर और अलग अलग मैसेज, काम के मैसेज रखते हैं। तो आप आपके मित्रों को भी शेयर कीजिए और सबको बोलिए कि ये यूट्यूब चैनल देखना रखे। इसके अंदर जितने वीडियोस आ रहे हैं वो पहले सुने, समझ ले, फिर अपनी बीमारी के लिए क्या करना है वो खुद को तय करना है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से देख के, अपने हिसाब से समझ के ही प्रयोग करना है। हर व्यक्ति के लिए प्रयोग का अलग अलग तरीका रहेगा, तो सबको समझना जरूरी है। नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने खुराक के स्वाद शरीर में क्या इफेक्ट्स करते हैं
और खुराक के स्वाद के क्या ओवरडोज होता है तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में, उसके बारे में हमने काफ़ी बातें समझी। आज खुराक को जब हम पकाते हैं तो इसकी साइड इफेक्ट्स क्या होती है और शरीर में वो कैसे काम करता है और शरीर को कैसे नुकसान होता है, उसके बारे में हम बातें करेंगे। शुरू के वीडियो में हमने एक बात आपको बताई थी कि भाई जो खुराक को आप गर्म करते हो तो गर्म करने से क्या होता है, उसकी हाई डेंसिटी बन जाती है, वजनदार बन जाता है। समझ लो कि भाई हरी पत्ती है, उसको काटोगे तो वो पानी में डालो, वो तैरती रहेगी। लेकिन वही हरी पत्ती की आप सब्जी बना दो गर्म करके, तो सब्जी बनने के बाद आप पानी में डालो तो पानी में बैठ जाती है। तो सबसे गर्म करने से सबसे पहली इफेक्ट क्या आती है, उसकी डेंसिटी हल्की में से भारी हो जाती है। अब जो चीज वजन में भारी बनती है वो शरीर में ताकत देने का काम करता है और पोषक तत्व उसके खत्म हो जाते हैं। और जितनी पानी में डूबने वाली भारी खुराक है वो सारी शरीर में कैलोरी मतलब शक्ति के अलावा कुछ नहीं देती है। तो हम कोई भी चीज को, इसमें खास तौर पे पत्ती, सब्जी और फ्रूट की जो कैटेगरी वाली चीजें हैं, उसको जब हम गर्म करते हैं तो उसकी पोषक तत्वों की नष्ट हो जाती है, पोषक तत्व नाश हो जाते हैं, तो न्यूट्रिशन उसके खत्म हो जाते हैं। अच्छा, जो हाई डेंसिटी वाले अनाज है, कठोर है, तो उसको गर्म करने से क्या होता है कि भी वो पाचन के लिए इजी हो जाते हैं, पाचन जल्दी करते हैं। अब वो वजन वाले ही थे तो वजन वाले ही रहते हैं, तो वो कैलोरी में से कुछ अलग नहीं होता है, वो कैलोरी तो देते ही है। लेकिन जब वो गर्म होते हैं तब उसमें क्या होता है, सड़न बनना चालू हो जाता है, सड़ने लगता है। अच्छा, वजन वाली चीज समझ लो अनाज है, कठोर है, वो हमारे शरीर में जब पकाने के बाद जाती है, पकाया हुआ जाती है, तो वो जो पकता है वो सड़ता है। वजन के हिसाब से हमारे शरीर में आंतों में दो दिन रहता है। अब जो चीज 2 दिन शरीर में आंतों में रहती है, क्योंकि वजन के हिसाब से शरीर उसको आंतों धक्का नहीं लगा सकती और शरीर में से फटाफट बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये वजन वाली चीज शरीर में 2 दिन रहती है तो वो सड़ जाती है, और पकाई है इसीलिए और ज्यादा सड़ जाती है, और सड़न से ही शरीर में बीमारी आती है। तो कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो वो जल्दी सड़ने लगती है और सड़न से ही बीमारी जल्दी आती है, ज्यादा आती है। तो हो सकता है तब तक उसको पकाना नहीं चाहिए। मान लो कि आपको कठोर खाना है तो आप पका के खाओ, इससे अच्छा है उसको अंकुरित कर लो और अंकुरित करने के बाद खाओ। तो वो क्या होगा, अंकुरित करने से वो वजन में हल्का होता है, वजन में हल्का होने से उसमें न्यूट्रिशन बढ़ते हैं, कैलोरी कम होती है, पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब अंकुरित करने के बाद उसको आप थोड़ा गर्म करना है तो उसको कुकर में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तड़का लगा दो, टेस्ट कर लो, और ज्यादा गर्म मत करो, टेस्टी मरी मसाला करो, इतना ही करो, वार्म करो सिर्फ, ज्यादा उबालो या पकाओ मत, तो उसके न्यूट्रिशन बने रहेंगे। तो आप अंकुरित करके खा सकते हो। तो ये सारी जो बातें हैं वो ध्यान में आपको रखना है कि पकाने से क्या होता है। अच्छा, पकाने से खुराक में और क्या नुकसान होता है उसके बारे में भी थोड़ी बातें करते हैं कि भी गर्म करने से उसकी इफेक्ट क्या होती है शरीर में। पोषक तत्व नाश होते हैं वो तो समझ गए हैं, लेकिन खुराक उल्टी असर कैसी करती है बॉडी में, ये देख, इसके लिए तो 1-2 एग्जांपल लेते हैं। आपको पता होगा कई लोगों को जब शरीर में स्टोन बनते हैं, किडनी में पथरी बनने की प्रकृति हो जाती है, बार बार पथरी बनती है, तो उसको बताया जाता है कि भी आप पालक कम खाओ, टमाटर कम खाओ, कंदमूल कम खाओ। क्यों ऐसा बोला जाता है कि भी ये सारी चीजें आप खाओगे तो आपके शरीर में क्या होगा, पथरी नहीं बनती रहेगी और समस्या आती रहेगी। तो इससे बचने के लिए ये सारी चीजें खाने के लिए मना किया जाता है।
अब हम टमाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। अब टमाटर का हर रोज गरम गरम सूप बनाओ और हर रोज 2-3 ग्लास पिया करो, हर रोज। तो क्या होगा कि भी टमाटर को आपने सूप बनाया, गरम किया और खाओगे तो आपके शरीर में पथरी ज्यादा बननी चालू हो जाएगी। अच्छा, टमाटर की हर रोज सब्जी बनाओ गरम गरम और खाओ तो भी शरीर में पथरियां बनने की चालू हो जाएगी, ज्यादा बनने लगेगी। अच्छा, आपने गरम गरम दाल चावल बनाया है, इसके अंदर टमाटर डालो और उसके साथ आप खाओ गरम गरम दाल के साथ, तो भी आपके शरीर में पथरी ज्यादा बनने लगेगी। अब यही टमाटर आप बिना सूप नहीं बनाओ, सब्जी नहीं बनाओ, गरम दाल के साथ नहीं खाओ और अकेले कच्चे टमाटर खाओ तो आपके शरीर में पथरी को पिघालेगी। टमाटर खट्टा होना चाहिए। तो ये इफेक्ट क्या हुआ कि जब आप उबालते हो, गरम करते हो, पकाते हो तो टमाटर का जो क्षार है वो गरम बन के जाता है शरीर में, तो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यही टमाटर का क्षार जब हम उबालते नहीं है, उसको पकाते नहीं है, तो वही क्षार, भले क्षार है, शरीर में जाता है, उसकी स्टोन में कन्वर्ट होने की प्रोसेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो गर्म नहीं हुआ। और टमाटर की जो खटास है वो पथरी को पिघालने का काम करती है। जिन लोगों को पथरी हो जाती है, जब पेन करती है, दुखावा बढ़ाती है, पथरी जब डिस्प्लेस होती है, तब खींचती है, तब तो उस टाइम क्या सजेशन दिया जाता है कि भाई आप 2-3 दिन नींबू पानी पे रह जाओ, सिर्फ नींबू पानी पे रहो और कुछ खाओ पियो मत। आपकी जो पथरी अंदर जो खिसकनी चालू हुई है, वो नींबू पानी पीने से क्या होगा, वो नींबू की खटास क्या करेगी, पथरी को पिघाल देगी और धीरे करके निकल जाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि भी खट्टी चीज पथरी को पिघालती है और जो खोराक का जो मिनरल्स वाला खोराक है, जिसमें पालक है, टमाटर है, जो क्षार है खोराक के अंदर, कंदमूल के अंदर, तो वो उबाल के खाओगे तो पथरी बनेगी, कच्चा खाओगे तो पथरी नहीं बनेगी और खट्टी चीज खाओगे तो पथरी को पिघालेगी। तो गर्म करने से उसके इफेक्ट्स बदल जाते हैं। अच्छा, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे घर में इमरजेंसी नाश्ते के लिए खारी सिंग रखते हैं, जो रोस्टेड होती है, सॉल्टी सिंग, ग्राउंड नट सिंग दाना जो आते हैं मूंगफली के, वो सेकी हुई और इसके ऊपर नमक लगाया हुआ, खारी सिंग बोलते हैं गुजराती में, रोस्टेड सॉल्टी ग्राउंड नट्स, बराबर। तो ये खारी सिंग सॉल्टी है इसीलिए खारी होती है और सेकी हुई होती है। अच्छा, अब एक खारी सिंग हमारे घर में होती है नाश्ते के लिए। अब इसके ऊपर एक आप प्रयोग कीजिए, उसका मैं आपको बताता हूँ क्या इसकी कैसे इस शरीर में इफेक्ट करता है। मान लो आप हर रोज 100 से 200 ग्राम खारी सिंग खाओ, हर रोज चालू कर दो खाने का। अच्छा, क्या होगा तो दूसरे या तीसरे दिन आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ चुकी है, एसिडिटी बढ़ी हो ऐसा महसूस हो जाएगा। अच्छा, 6 महीने सरंग खाओ आप और 6 महीने के बाद आप बॉडी चेक कराओ 6 महीने के बाद, तो आपको रिजल्ट क्या आएगा कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, बीपी बढ़ा हुआ होगा, एसिडिटी बढ़ा हुआ होगा, ब्लॉकेज बढ़े हुए होंगे। ब्लॉकेज बढ़ने से हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ गए होंगे। तो एक खारी सिंग जो सेकी हुई है वो खाने से ये 6 महीने में आपके शरीर में टेस्ट कराओगे बॉडी का, तो ये सारे रिजल्ट आ जाएंगे। अब ये सेकी हुई खारी सिंग की जगह आप कच्ची सिंग दाना ले आओ मूंगफली के और उसको रात को पानी में भिगो डालो और दूसरे दिन दोपहर को आप वो खाइए और हर रोज 100 ग्राम खाओ, 6 महीने तक सरंग खाओ। 6 महीने के बाद आप बॉडी चेक कराओ, नहीं आपको एसिडिटी होगी,
उस टाइम, नहीं आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, नहीं आपकी खून की नलिकाओं में ब्लॉकेज बढ़ा होगा, नहीं आपको बीपी बढ़ा हुआ होगा, नहीं ब्लॉकेज बढ़े हैं तो अटैक आने का सवाल ही नहीं है। और मान लो आपके शरीर में पुराने कोई हार्ट में ब्लॉकेज है तो वो धीरे धीरे कम हो गए होंगे। रिजल्ट ही उल्टा। कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आप खारी सिंग खाई थी, तो खारी सिंग जब गर्म होती है तो सिंग के अंदर जो चर्बी है, फैट है, वो गर्म होने से आपके शरीर के अंदर ब्लॉकेज बढ़ाता है, एसिडिटी बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा करता है। और वही सिंग की कच्ची सिंगदाने खाओ आप, बिना पकाए और पानी में भिगो के, मतलब स्प्राउट होने जैसे करके, तो वो तेल नहीं आपको कोलेस्ट्रॉल करता है, नहीं एसिडिटी करता है, नहीं ब्लॉकेज करता है, और ब्लॉकेज है तो धीरे धीरे कम करता है। सिर्फ से पूरी उल्टी इफेक्ट हो जाती है। गर्म करने से शरीर में उसकी इफेक्ट उल्टी हो जाती है, विरुद्ध दिशा में हो जाती है। तो कच्ची मूंगफली के सिंगदाने पानी में भिगो के खाओ तो शरीर में कोई नुकसान नहीं है। उसको गर्म करके खाओगे तो वो शरीर में सारी समस्या पैदा करती है। अब खारी सिंग जो आपको ब्लॉकेज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है, तो आप हर रोज जो सब्जी बनाने के लिए जो तेल इस्तेमाल करते हो, मूंगफली का या सनफ्लावर का या कोई भी, वो तेल कौन सी क्वालिटी का होता है? वो होता है डबल रिफाइंड। अच्छा, डबल रिफाइंड तेल का मतलब क्या है पता है आपको? डबल का मतलब क्या है? दो बार। रिफाइंड का मतलब होता है कि भी ये तेल जो है उसको रिफाइंड किया गया है, और रिफाइंड करने की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि पहले तेल को उबाला जाता है, कितने डिग्री तक? 300 डिग्री तक। 300 डिग्री तक उसको उबाला जाता है। इसके अंदर केमिकल डाले जाते हैं, उसमें से कचरा निकाला जाता है। वो ठंडा होने के बाद उसको फिल्टर किया जाता है। वो ठंडा होने के बाद दोबारा 300 डिग्री उसको बॉईल किया जाता है, दोबारा केमिकल डाले जाते हैं, दोबारा कचरा निकाला जाता है, फिर वो डब्बा पैक होता है 15 लीटर का। और आप पूरे साल के तेल के डब्बे घर पे लाते हो तड़का लगाने के, सब्जी बनाने के लिए, उबाल के फ्राई करके खाने के लिए। और वो तेल घर आता है, और उसी का ही आप जब सब्जी बनाते हो तो वो तेल को आप तड़का लगाने के लिए क्या करते हो? सब्जी बनाने के लिए बर्तन में पहले तेल रखते हो, गैस पे रखते हो, उसको गर्म करते हो। वो तेल इतना गर्म होता है, उसकी वरार बन जाती है, और वो जो वरार बनती है वो आपकी किचन की छाजली या तो पंखा की जो पंख है उसके ऊपर चिपक जाती है, और इसी तरह आप तेल का तड़का लगा के सब्जी बनाते हो। अच्छा, अब ये जो चिकास, जो वरार बन गई तड़का लगाने के टाइम, वो चिकास किचन की छजली में लग गई है, छाजली में, और वो चिकास इतनी ज्यादा और गहरी हो जाती है, गाढ़ होती है, कि आप दिवाली के टाइम घर साफ करते हो, उसको वो चिकास निकालने के लिए नींबू घिसते हो डायरेक्ट, तो भी वो चिकास जाती नहीं है। अब जो चिकास नींबू घिसने से भी नहीं साफ होती है, वो चिकास तेल के रूप में जब शरीर में जाती है तो वो चिकास क्या करती होगी आपके शरीर के खून की नलियों में? आप देखो कहाँ गलती करते हो आप। एक तो तेल ले आते हो वो डबल रिफाइन, एक तो गर्म होके हुआ ऑलरेडी आया है 2 बार 300 डिग्री, और आप और तड़का लगाने के लिए और गर्म करते हो। तो जो सिंग दाना, सेका हुआ सिंग दाना आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज बढ़ा सकता है, तो ये तेल 300 डिग्री 2 बार उबाला हुआ और आप घर में लाके तड़का लगाते हो, तो ये गर्म किया हुआ तेल आपके शरीर में क्या नहीं कर सकता? ये लोगों की बीपी की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की, ब्लॉकेज की, हार्ट अटैक की, ये कहाँ से आई? यही से तो आ रही है। गलती यहाँ हम करते हैं, हम जो खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसका हमको पता ही नहीं है। तो ये डबल रिफाइंड तेल खाना ही नहीं चाहिए, खाओगे तो मरोगे। क्या ये हार्ट अटैक आने वाले का क्या उसकी कुंडली में लिखा होता है, जन्म कुंडली में?
कि भी उसको तुमको 55 साल के टाइम पे हार्ट अटैक आ जाएगा या 40 साल में हार्ट अटैक में मर जाओगे आप, ऐसा लिखा होता है क्या? और जो अटैक जिसको लाता है तो क्या भगवान तय करता है कि भाई तेरा टाइम हो गया, चल अटैक में तू ऊपर आ जा? ऐसा नहीं है। हम खुद हार्ट अटैक लाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो खा रहे हैं तेल, वो क्या खा रहे हैं उसका पता ही नहीं है आपको, वो शरीर में क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं। तेल खाना ही है तो डबल रिफाइंड मत खाओ, खाना है तो फिल्टर तेल ले आओ जो गर्म किया बिना होता है। विदेश में तो अब कोल्ड प्रेस तेल मिलता है, मशीन होती है इसके अंदर, हाइड्रोलिक मशीन से वो प्रेस करते हैं और तेल को निचोड़ के निकाल देते हैं, बस वही खाते हैं। उसको नहीं उबाला होता है, नहीं गर्म किया होता है, कुछ नहीं, फ्रेश और नेचुरल तेल। तो आपको तेल खाना है तो डबल रिफाइंड मत लाओ, डबल फिल्टर तेल ले आओ। फिल्टर तेल गरम किया होता नहीं है। रिफाइंड को 2-2 बार उबालते हैं 300-300 डिग्री, फिल्टर उबाला नहीं होता है। और फिल्टर तेल का जो डब्बा आता है ना, वो किलो में आता है, 15 किलो में आएगा। और रिफाइंड का क्या, 15 लीटर में आएगा। 15 लीटर में आपको तेल कम आता है और फिल्टर वाला जो किलो में आता है इसमें तेल ज्यादा आता है। फिल्टर वाला तेल आपको नहीं कोलेस्ट्रॉल करेगा, नहीं ब्लॉकेज करेगा, नहीं बीपी बढ़ाएगा। और पैसे दोनों के एक ही है, रिफाइंड का पैसा और फिल्टर का पैसा सरखा। रिफाइंड में कम तेल आता है, फिल्टर में ज्यादा आता है, पैसा सरखा लग रहा है। एक रिफाइंड लाते हो तो बीमारी ले आ रहे हो, फिल्टर खा रहे हो तो बीमारी नहीं आती है और तेल भी ज्यादा आता है। हमको पता ही नहीं है हम क्या खा रहे हैं, कौन सा तेल का डब्बा ले आते हैं। और आपको फिल्टर तेल नहीं मिलता है तो जो बड़ी मार्केट होती है तेल की, बड़ी सिटियों में, वहां जाके पूछो। और जो आपका जो दुकान वाला है, किराने की दुकान वाला, उसको बोलो कि भाई मुझे फिल्टर तेल लेके दे दो, मुझे रिफाइंड नहीं चाहिए, वो ला के दे देगा। तो सब्जी बनानी है तो उसके अंदर आपको फिल्टर तेल का इस्तेमाल करना है। और फिल्टर तेल का तड़का लगाने की जरूरत नहीं है। तड़का लगाओगे तो क्या होगा, फिर से गर्म होगा तो, और जैसे सिंगदाना गर्म होकर शरीर में जाता है तो कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज बढ़ाता है, तो इसको गर्म करोगे तो ये नुकसान करेगा। तो इसको बिना तड़का लगाए ही सब्जी बनानी है आपको। हाँ, हमको पता ही नहीं हम तड़का क्यों लगा रहे थे। आप बोलोगे कि भाई साहब ये तो टेस्ट के लिए ही करना पड़ेगा, तड़का नहीं लगाए तो सब्जी अच्छी कहाँ से लगेगी? अच्छा, तो सब्जी अच्छी कब लगती है? तेल से अच्छी लगती है या मसालों से? टेस्ट किसका होता है? तेल का होता है, मसालों का होता है? मसालों का ही होता है, तेल का स्वाद ही नहीं होता है। और तेल से ही अच्छी लगती है तो आप एक चम्मच तेल भर लो और मुंह में रखो, क्या मजा आएगी खाने में? नहीं आएगी। टेस्टी कौन करता है? तो मसाला करता है, तेल टेस्टी नहीं कर रहा है। लेकिन क्या है, पुराने सालों से, हजारों साल से ये सिस्टम हो गई है कि भाई सब्जी बनानी है तो तड़का लगाओ। तो ये गलत सिस्टम है। आपको सब्जी बनानी है तो आप तेल की जरूरत ही नहीं है, आप पानी ले लो, मसाला डाल दो, सब्जी डाल दो, उसको उबाल दो, बॉईल हो जाने के बाद, सब्जी तैयार होने के बाद ऊपर से कच्चा तेल रेडो, हाँ, मिक्स करो और खाओ। तो वो टेस्ट तो वही आएगा, मसाले जैसे किए ऐसा टेस्ट आने वाला ही है। हाँ, कोई भी चीज बिना मसाले से आपको अच्छी लगेगी ही नहीं। तेल टेस्ट नहीं करती है, मसाला करती है। एक बार बना के खाओ तो सही, कैसी टेस्टी होती है। और तड़का लगा के खिलाओगे तो मारोगे, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज बीपी बढ़ेगा ही। तो ये तेल कौन सा खाना चाहिए ये भी आपको और हमको पता नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें का ध्यान रखो। हाँ, फ्राई करके खाओगे, हाँ, तली हुई चीजें भी नुकसान करती है। हाँ, कोई दिन खाओ तो बात अलग है। और कई लोगों को तो हर हफ्ते में 2-3 बार फ्राई चीजें ही खाते हैं, तो क्या कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज बढ़ेगा ही? क्यों नहीं बढ़ेगा? हाँ, हमारे यहाँ अहमदाबाद में एक था बॉडी बिल्डर, तो वो 42 साल का ही था। हर रोज 4 घंटा कसरत करता था, एक्सरसाइज, पसीना पड़ता था, फिर भी वो हार्ट अटैक में गुजर गया। अब जो व्यक्ति 4 घंटा एक्सरसाइज करता हो, क्या उसको हार्ट अटैक आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। हाँ, लेकिन वो क्या कॉन्फिडेंस में था
कि भाई मैं तो 4 घंटा पसीना निकालता हूँ, इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे थोड़ा हार्ट अटैक आएगा। तो वो गलती कहाँ करते थे, एक्सरसाइज करते थे, लेकिन जो खाना खा रहे थे वो इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले का खुराक भी ज्यादा होता है और वो हाई कैलोरी वाला लेते हैं, तो वो तली हुई और वो सारी रिफाइंड तेल वाली प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं। और वो रिफाइंड तेल वाली जो तेल है, चर्बी, वो शरीर इस्तेमाल कर ही नहीं सकती, उसका स्टॉक बढ़ता जाता है, कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज बढ़ते जाते हैं और इतनी एक्सरसाइज करने के बावजूद भी वो हार्ट अटैक में मर जाते हैं। हाँ, एक 6-7 महीने पहले एक राजस्थान के डॉक्टर की बात मैंने सुनी थी, न्यूज़पेपर में आया था, एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर। अब कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मतलब हार्ट का स्पेशलिस्ट था और वो अपने घर में सुबह में एक्सरसाइज करता था, ट्रेडमिल के ऊपर वो दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते ही हार्ट अटैक में गुजर गया। अब हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हार्ट अटैक में मर जाए तो इससे बड़ी नवाई की बात क्या है? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। फिर भी वो लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उसको खुराक का पता नहीं है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। हाँ, शरीर को कैलोरी कहाँ से मिलती है, शरीर को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, शरीर के रिपेयरिंग करने वाले कारीगर कहाँ से मिलते हैं, ये सारी बातें का पता ही नहीं है। हाँ, इसीलिए ये एलोपैथी साइंस, देखो कोई भी ज्यादा बीमार पड़ता है ना तो उसको ग्लूकोज की बोतल लगा देते हैं। अच्छा, ग्लूकोज क्या है? तो कैलोरी। कहाँ से आई? तो जो मकई दाना होते हैं ना उसको प्रोसेस करते हैं और उसी में से ग्लूकोज बनाते हैं। तो मकई दाना क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, वजन वाला अनाज है, तो ताकत देता है, तो वो ताकत देता है। ग्लूकोज का काम है शक्ति देने का, रिपेयरिंग करने का क्या करते हो? कोई डॉक्टर उसको रिपेयरिंग का कुछ नहीं देता है, सिर्फ ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं, शक्ति दे देते हैं, लेकिन शरीर को ठीक करने की कोई बात ही नहीं है। एलोपैथी साइंस टोटली कैलोरी बेस्ड डाइट देता है, वहां न्यूट्रिशन की कोई बात ही नहीं है। हाँ, न्यूट्रिशन जरूरी है और न्यूट्रिशन हरी पत्ती में जितना मिलता है इतना कहीं से नहीं मिलता है। तो आपको न्यूट्रिशन परफेक्ट शरीर में जाना चाहिए और वो कंप्लीट वैसे बिना खराब हुए भेजना है तो कच्चा ही खाना पड़ेगा। पत्ती, सब्जी और फ्रूट, ये तीनों चीज ऐसी है उसको गर्म नहीं किया जा सकता। गर्म करोगे तो शरीर में नुकसान ही है। तो गर्म करने से और एक दूसरा नुकसान होता है। क्या? तो कोई भी सब्जी या फ्रूट बिना दवाई से पकते नहीं है। अच्छा, दवाई बिना पकते नहीं है इसका मतलब पेस्टिसाइड तो आता ही है। अब आपने कोई सब्जी ले आए, सब्जी भी दवाई के बिना तो पकती नहीं। अब मार्केट से सब्जी ले आए तो वो सब्जी खेडूत ने अपने खेतों में वो सब्जी के ऊपर कब पेस्टिसाइड डाला था वो हमको पता ही नहीं चलता है। इसके ऊपर लिखा ही नहीं होता है कि इसके ये खेत में कब पेस्टिसाइड छांटी थी। तो ये दवाई जो है, जंतुनाशक दवाई, अब आप पेस्टिसाइड वाली सब्जी ले आए तो अब उसको गर्म किया और सब्जी को उबाल के आपने खाया। अच्छा, अब यहाँ पेस्टिसाइड जब उबलता है ना तो वो भी नुकसान कारक बनता है और नुकसान करने लायक हो जाता है। कैसे होता है उसके एग्जाम्पल भी थोड़ा देखिए। देखो, हम क्या मानते हैं कि भी पेस्टिसाइड जो है वो जितना गर्म होता है ना उतना ताकत वाला बनता है। तो उसके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कभी कोई बीमारी ज्यादा फैल जाती है तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वाले काढ़े बना के देते हैं दर्दियों को। काढ़े में क्या होता है? तुलसी होता है, या तो अरडूसी होती है, या तो गिलोई के पत्ते होते हैं, या जिंजर या अदरक होता है। ऐसा कोई गरम मसाले या ऐसे उबालते हैं, उसके काढ़ा बनाते हैं और फिर पेशेंट को देते हैं। तो ये पुदीना है, काला मिर्च है, या अदरक है, तुलसी है क्या? तो वो वायरस को, बीमारी की वायरस को, जीवाणु को मारने वाले जहर है, कुदरती जहर है। उसका काम तो बीमारी लाने वाले बैक्टीरिया वायरस को मारने का ही है, तो कुदरती जहर ही है। अच्छा, अब ये काढ़े को उबालते क्यों है? वो सीधी जो औषधि है उसका जूस निकाल दो और सीधा पेशेंट को दे दो तो नहीं चले? नहीं, वो लोग उबाल के देते हैं। क्यों उबालते हैं? क्योंकि उबालने से वो जो औषधि है, जो जंतु जो जहर है,
जंतुओं को मारने वाला, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए उसको उबालना पड़ता है, इसीलिए उसका काढ़ा बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप ये जंतुनाशक दवाई जब खेतों में छांटी जाती है तो वो भी तो जीवाणु और कीटाणुओं को मारने के लिए है, वो भी जहर है। और ये भी औषधि थी, वो भी जहर है। अब ये औषधि को ताकत वाली करनी है तो आप उबालते हो। अब ये जंतुनाशक दवाई जब सब्जी के साथ उबलेगी तो क्या वो जहर ताकत वाला नहीं बनेगा? बनेगा ही। तो आप सब्जी जब पका के खाते हो तो इसके अंदर जो जंतुनाशक होते हैं वो और ताकत वाले बनते हैं और शरीर में कैंसर जैसी बीमारी लाते हैं। ये कैंसर कहां से आता है? तो मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा जंतुनाशक दवाई के हिसाब से शरीर में कैंसर आते हैं। तंबाकू पीछे है, मैं जंतुनाशक को ज्यादा मानता हूं। देखो, इसका एक सरस एग्जांपल आपको देता हूं। पंजाब में भारत में सबसे ज्यादा कैंसर के दर्दी है, पंजाब में। अब पंजाब जो है वहां सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट इंडिया में क्यों है? भगवान को ऊपर बैठे बैठे शौक हो गया कि भी जो सरदार जी लोग हैं, पगड़ी वाले हैं, उनको ज्यादा, उनके वहां ज्यादा कैंसर दे दो, दुनिया देश में भी दूसरी जगह के हिसाब से। ऐसा नहीं है, भगवान कैंसर नहीं देते हैं, ऊपर वाला कैंसर की बीमारी नहीं देता है। वहां पंजाब में उसके पीछे कारण है क्यों कैंसर ज्यादा है। तो इसके पीछे यही कारण है, पेस्टिसाइड। कैसे होता है इसका थोड़ा लॉजिक देखो। तो यहाँ ज्यादा कैंसर होने का एक वजह यह है कि पंजाब जो स्टेट है वो नॉर्थ इंडिया में है। वहां पूरे इंडिया की जितनी जमीन है उसके हिसाब से पंजाब राज्य की जमीन है 6%, 6%, 5 + 1, 6%। तो ये 6% जमीन वाले खेडूत पूरे इंडिया में जितनी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है उसकी 18 से 20% अकेले पंजाब के खेडूत इस्तेमाल कर लेते हैं, उनके खेतों में छांट देते हैं। अब आप सोचो कि पूरी इंडिया में जितनी पेस्टिसाइड इस्तेमाल होती है उसकी 20% अकेले पंजाब वाले इस्तेमाल करते हैं। और पंजाब का स्टेट का जगह कितनी है? तो इंडिया के हिसाब से 6%। तो ये 6% जमीन वाले 20% दवाई खेतों में डालते हैं। उनको 6% ही डालनी चाहिए एवरेज के हिसाब से तो, लेकिन वो 20%, मतलब 3 से 4 गुना दवाई खेतों में छांटते हैं। अब ये इतनी ज्यादा दवाई खेतों में छांटते हैं, वो दवाई खेतों में से घर में आती है सब्जी के अनाज के तौर पे, और वो घर में से पेट में जाती है। अब इतना पेस्टिसाइड खाने वाले को कैंसर करने के लिए क्या तंबाकू खाने की जरूरत है? हाँ, बिना तंबाकू खाए भी कैंसर हो सकता है। और वहां कैंसर इतना ज्यादा है कि पंजाब के बठिंडा सिटी से राजस्थान बीकानेर आने वाली बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम पब्लिक ने कैंसर ट्रेन नाम रखा है। पब्लिक ने नाम ही बदल दिया, ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन करा दिया। क्यों? क्योंकि पूरी ट्रेन कैंसर के पेशेंटों से ही भर के बीकानेर राजस्थान जाती है। सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट ही होते हैं पैसेंजर में। ये हालत हो गई है। तो ये कैंसर इतना ज्यादा क्यों है? लेकिन हमको यहाँ दूसरी बात ये सीखनी है कि भी पेस्टिसाइड्स के हिसाब से कैंसर है, लेकिन वही खेतों में जहां इतना पेस्टिसाइड छांटा जाता है, खेतों में डाला जाता है, खेतों के अंदर, वही खेत में पैदा हुआ घास खाके वही खेडूत के घर आगर जो बांधी हुई ढोर है, पशु है, गाय भैंस है, उन लोगों को कैंसर नहीं हो रहा है जितना मनुष्य को हो रहा है। बस मुद्दा यही समझना है हमको, क्योंकि पेस्टिसाइड वाला घास तो गाय भैंस भी खा रही है, उनको कैंसर नहीं हो रहा है। और वही पेस्टिसाइड वाला जब मनुष्य खा रहा है तो उनको कैंसर हो रहा है। तो इसके पीछे का राज क्या है? यही राज है
क्योंकि मनुष्य जो खा रहा है वो सारा पका पका के खा रहा है, गरम करके खा रहा है। गरम करने से पेस्टिसाइड की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है और शरीर में जाके वो कैंसर करता है। और जो गाय भैंस है वो घास को कभी गरम करके नहीं खाते हैं, वो कच्चा ही खाते हैं। भले वो दवा वाला है, पेस्टिसाइड वाला घास है, शरीर में जाता है और वही पेस्टिसाइड बिना उबला बिना गर्म हुए जाता है, तो शरीर में जाने के बाद वो शरीर में से कुछ भी नुकसान किए बिना बाहर भी निकल जाता है, वो नुकसान नहीं करता है। और मनुष्य गर्म कर करके खाता है। अच्छा, आपकी सोसाइटी में कोई हरामी आदमी रहता हो नाके में, सोसाइटी के दरवाजे में, तो आप आते जाते क्या उसको गर्म करोगे? गर्म करोगे तो क्या करेगा? मारेगा ना। तो ये पेस्टिसाइड क्या है? हरामी आदमी है। उसको उबालोगे, गर्म करोगे तो गर्म होके जाएंगे, मिजाज बिगाड़ के जाएंगे शरीर में, तो क्या करेंगे? शरीर में कैंसर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो पेस्टिसाइड बिना की सब्जी मिलने वाली नहीं है। और वो पेस्टिसाइड आप उबालते हो, गर्म करते हो, तो वो और ताकत वाला होके जाता है और शरीर में मार झूड़ करता है, कैंसर जैसी बीमारी को लाता है। तो पेस्टिसाइड्स की इफेक्ट से बचना है तो भी आपको सब्जी को उबालना नहीं है, गर्म नहीं करना है। जो भी है वही कच्ची ही खा लो, कच्ची कच्ची खा लो, शरीर में सीधी जाएगी। पेस्टिसाइड बिना गर्म किए होगा जाएगा तो शरीर में जाएगी, अपने आप बाहर निकल जाएगी, आपको आपके शरीर में रुकेगी ही नहीं और आपको हैरानी नहीं करेगी। देखो, पेस्टिसाइड वहां ज्यादा जहां रुकता है ना, वहां कैंसर करता है। और रुकता कब है कि आप उसको गर्म करते हो तो आयनिक बन जाता है, रिएक्टिव हो जाता है, जल्दी किसी भी चीज के साथ वो रिएक्शन करने के लिए एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव हुआ पेस्टिसाइड शरीर में जाता है तो हमारे शरीर के जो अंग है, इसके अंदर जो पेशी होती है, जो कोष की पेशियों से तो हमारा अंग बनता है, तो जो कोष होते हैं उसके साथ वो रिएक्शन करने वाला पेस्टिसाइड का जो कण है वो कोष के साथ चिपक जाता है और इसके साथ रिएक्शन करके उसके साथ जुड़ जाता है और लंबे समय तक शरीर में रहता है। और जहां लंबा समय तक रहता है पेस्टिसाइड, वहां कैंसर डेवलप होने के चांस बढ़ते हैं। अब आपने उबाला है इसलिए वो गर्म है, एक्टिव है तो कैंसर किसी भी हमारे शरीर के कोई भी अंग के सेल के साथ वो चिपक जाएगा, रिएक्शन करके चिपक जाएगा और लंबे समय रहेगा, फिर वो कैंसर करने के लिए कारणभूत हो जाता है। मान लो आप उसको गर्म नहीं करते हो तो इनएक्टिव है, वो सैचुरेटेड पोजीशन में है और शरीर में जाता है, वो इनएक्टिव है, किसी सेल के साथ जुड़ेगा नहीं तो वो आगे बढ़ता जाएगा और शरीर में से बाहर निकल जाएगा, तो कैंसर होने के चांस कम हो जाते हैं। देखो, किसी व्यक्ति को आपने हाथ पैर में कैंसर हुआ देखा है कभी? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुबह में आदमी मनुष्य उठता है तो शाम को सोने जाता है, तब तक वो उनके हाथ पैर को काम करवाता रहता है, मतलब हाथ पैर हिलते ही रहते हैं, हाथ पैर को कसरत मिलती रहती है। इसीलिए पेस्टिसाइड्स का जो कण है वो हाथ पैरों में लंबे टाइम पे रुक नहीं सकता, और हाथ पैर में लंबे टाइम रुकेगा नहीं तो वहां कैंसर करने का चांस ही नहीं मिलेगा उसको। इसीलिए कैंसर जब भी होता है तो शरीर के हाथ और पैर के अलावा दूसरे अंगों में होता है जहां हलन चलन कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा टाइम रुकने का चांस मिलता है पेस्टिसाइड्स के एटम को। तो कैंसर होने के पीछे ये गर्म कर करके खाने की हमारी जो हैबिट है वो भी जिम्मेदार है। हम क्या करते हैं, सब्जी बना के खाई, बची हुई तो फ्रिज में रखते हैं और दूसरे दिन खाते हैं तो उसको माइक्रोवेव में गर्म करके और दोबारा गर्म करके वो ताकत वाला करके पेस्टिसाइड को हम खाते हैं। ये गलत सिस्टम है, यही गलतियां कर रहे हो। बीमारी आने की सबसे बड़ी छोटी छोटी कारण है, छोटी बातें आपको भयंकर नुकसान करवा रही है। तो सब्जी को उबालो मत, सीधी खाओ। टमाटर खाना है, सब्जी क्यों बनानी है? काट दो, मरी मसाला कर दो और सलाद के साथ खा जाओ। जूस बनाओ या कुछ चटनी बनाओ या कुछ भी बना के खा जाओ। गरम क्यों कर रहे हो? कोई भी सब्जी को गरम मत करो, गरम करोगे तो मारेगी। अच्छा,
मान लो आपके पास आपको सब्जी बिना दवाई वाली मिलती नहीं है, तो हो सकती है तो नेचुरल प्रोसेस से पैदा की हुई सब्जियां ले आओ, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक नहीं मिलती है तो एक रास्ता है, तो हो सके उतनी उसकी सफाई कर लो। तो ये पेस्टिसाइड क्या होती है, ऊपर से डाली जाती है, छांटी जाती है सब्जी के ऊपर। तो उसकी जो स्किन होती है सब्जी की, वो हो सके इतनी स्किन निकाल दो और फिर खाओ। या तो उसको साफ करने के दो तीन रास्ते हैं। एक रास्ता है, आप नमक वाला पानी बनाओ, इसके अंदर उसको वॉश करो, तो छोटे छोटे सूक्ष्म माइक्रोब्स जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु, वो भी मर जाएंगे और पेस्टिसाइड्स भी होगा तो वो वॉश हो जाएगा। तो नमक वाले पानी से वॉश कर सकते हो, आप एप्पल साइडर विनेगर से भी वॉश कर सकते हो। और दूसरा एक रास्ता है, अभी मार्केट में ओजोनाइजर मशीन आते हैं। ओजोनाइजर मशीन पता है आपको? वो आरओ फिल्टर आते हैं ना, हमारे पानी के फिल्टर आते हैं ना, ऐसा ही एक छोटा सा मशीन आता है। वो क्या करता है, वो हवा में से ऑक्सीजन लेता है और इलेक्ट्रो प्रोसेस करके, फायरिंग करके, वो O2 मतलब ऑक्सीजन को O3 मतलब ओजोन में कन्वर्ट करता है और वो ओजोन वायु बना के आपको देता है। और वो ओजोन वायु आप पाइप से बाहर निकलता है और पानी की बाल्टी के अंदर रख दो पाइप, तो आपका जो बाल्टी में पानी है वो थोड़ी देर रखने से, 10-15 या 20 मिनट रखने से वो पानी टोटली ओजोनाइज हो जाता है, ओजोनाइजर वाला हो जाता है। तो ओजोन युक्त हो जाता है पानी। और उसके अंदर आप सब्जी डालो तो ये क्या करता है कि सारे छोटे छोटे जीव जंतु है, बैक्टीरिया वायरस जो है, उसको भी खत्म कर लेता है और साथ साथ में जो पेस्टिसाइड्स के कण है उसको भी तोड़ देता है और पेस्टिसाइड्स के हालत में रखता नहीं, उसको तोड़ के उसका नाश कर लेता है, ओजोनाइज कर लेता है रिएक्शन करके। तो ये दो काम करता है, जंतुओं से भी बचाता है और पेस्टिसाइड से भी बचाता है। तो ओजोनाइजर ऑनलाइन मिलते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हो, बहुत ज्यादा कीमत नहीं होती है उसकी। तो ये पेस्टिसाइड से बचने के रास्ते हैं, लेकिन गर्म तो मत करो, ठीक है? तो कोई भी चीज गर्म करने से ये सारी डिफेक्ट्स हो जाती है, बॉडी के काम का ही नहीं रहता है। पेस्टिसाइड है तो कैंसर करने के लिए तैयार हो जाता है और शरीर में गर्म करके खाने से जल्दी सड़न हो जाती है, सड़ता है, वो जो पकता है वो सड़ता है। तो हमारे शरीर में सड़न बढ़ने से ही बीमारियां आती है। तो आप उसको कच्चा खाओ, पकाना कौन सा चाहिए? तो जो अनाज है वो सीधा हम खा नहीं सकते, तो उसको आप पका के खाओ। लेकिन वो क्या है, ताकत के लिए है, जो मेहनत करता है वो ज्यादा खाए, जो रिटायर्ड लोग है, मेहनत नहीं करते, शहर में रहते हैं, तो अनाज क्यों खाए, कम खाओ, ठीक है? तो आज हमने कोई भी चीज को गर्म करके खाने से उसकी क्या साइड इफेक्ट्स हो जाती है उसके बारे में हमने बातें की। अनाज भी आप गर्म करके खाते हो तो अनाज का जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी शरीर के लिए उसको पचाना भारी हो जाता है। तो अनाज खाने से जिसका पेंक्रियाज कम खराब हो चुका है उसका डायबिटीज बढ़ने लगता है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ताकत वाला खुराक खाना है तो उसको पका के मत खाओ, आप ऐसा खाओ जिसको पकाने की जरूरत नहीं पड़े। समझ लो अमेरिकन मकई ले आओ, आप अमेरिकन मकई, उसके दाने निकाल दो और सीधे खाओ, तो बिना पकाए सीधे खा सकते हो। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स आपको आपका शरीर जल्दी खत्म कर लेगा, इस्तेमाल कर लेगा, तो डायबिटीज बढ़ेगा नहीं। और वही मकई के आप सुखा दो, उसकी आटा बनाओ और रोटला बना के खाओगे तो क्या होगा, डायबिटीज बढ़ेगी, क्योंकि शरीर उसका जल्दी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो शरीर के काम की जो चीजें हैं वो भी शरीर इस्तेमाल अच्छी तरह नहीं कर पाता है गर्म होने से। तो गर्म होने से जो खुराक की क्वालिटी है वो हमेशा बिगड़ती है, कभी अच्छी नहीं होती है। और इसका सीधा सिंपल एग्जाम्पल है कि जितनी खुराक डेंसिटी ज्यादा हो वो गर्म करने से उसमें इतनी इफेक्ट नहीं आती है जितनी लो डेंसिटी में। मान लो आप आग जलाई हुई है, अंगारे है आग के, कोयले के अंगारे है, इसके अंदर आप लोहा डालो, बरोबर गर्म करो, बाहर निकाल दो, दोबारा गर्म करो, बाहर निकाल दो, ठंडा होने के बाद बाहर फिर गर्म करो, तो क्या इसकी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो हाई डेंसिटी वाली चीज है, वो इतनी इसके प्रॉपर्टी में बदलाव नहीं आ जाएगा। लेकिन आप उस लोहे की जगह
लकड़ा डाल दो, क्या होगा? वजन में हल्का है, वो जल जाएगा। आप प्लास्टिक डाल दो, वजन में हल्का है, डाल दो, जल जाएगा। तो जो चीज वजन में हल्की होती है वो जब गर्म होती है तो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, और वो बड़ा चेंज आ जाने से सारे जो न्यूट्रिशन है वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो कोई भी चीज, और न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? तो हल्की चीजों में, पत्ती, सब्जी, फ्रूट में। तो हल्की चीज को आप गर्म करोगे तो न्यूट्रिशन नाश हो जाएगा, और आपके शरीर में न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो आपके शरीर में मेंटेनेंस का काम कहाँ से होगा? रिपेयरिंग का काम कौन करेगा? नहीं होगा। हाँ, घुटन घिस जाएगा, पैंक्रियाज रिपेयर नहीं होगा, हृदय ठीक नहीं होगा, थायराइड ठीक नहीं होगा, शरीर में सारे अंग जो है वो खराब ही होते जाएंगे, मेंटेन ही नहीं हो पाएंगे। तो शरीर को मेंटेन रखने के लिए जो हल्की चीजें है, पत्ती, सब्जी और फ्रूट, उसको कभी भी गर्म मत करो, कच्ची खाओ, जूस निकालो, चटनी बनाओ, मरी मसाला डाल के टेस्टी बना के खाओ। टेस्टी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गर्म करोगे तो शरीर का कोई काम का रहेगा नहीं। बस इतनी बातें का ध्यान रखना है। अगले वीडियो में दूसरी बातें करेंगे। हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, और दोस्तों को फॉरवर्ड करना भूलना मत। YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, आपके फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने, समझे और खुद ही अपने शरीर के इंजीनियर बन पाए। आपको कभी कोई पूछताछ करनी हो तो मेरा नंबर इसमें लिखा ही हुआ है, फिर भी आपको नोट करना है तो कर लीजिए, 9173602208। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हो।